बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी की आप इससे पहले 33 किस्तें सुन चुके हैं। अब 34वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। जब बात का पता ना हो तो खामख्वाह बकवास नहीं की जाती। वो मौजू तब्दील करते हुए बोली, अच्छा दफा करो, ये बताओ मिलने आओगे कि नहीं? कॉल पर बात कर लूंगा और मेरा ख्याल है इतना काफी है। यूं भी वहां आकर तुम्हारे शोहर से मार खाने से बेहतर है मैं आऊं ही ना। बड़े आए मजलूम, उसने मेरा मुंह चिढ़ाया और मैं कहका लगाकर हंस पड़ा। वैसे कोई दूल्हा ढूंढा भी है या वापसी ही पर कुछ सोच चुकी? कई मर्द अंदिया दे चुके हैं, बस अभी जाकर किसी एक का इंतखाब करना है। मैंने कहा तुम्हारे लिए यही बेहतर है क्योंकि हमारी शादी में पलवशा के अलावा भी कई रुकावटें हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी रुकावट है तुम्हारी नापसंदीदगी। उसने मुंह बनाया। मैंने झिल्ला कर कहा, लड़कियां चाहे कितनी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, सोचना उन्होंने दिल ही से होता है। हमारी शादी में जो कबाहतें हैं उनके बारे में तुम्हें तफसील से आगाह कर चुका हूँ। इसके बावजूद तुम यही समझती हो तो भाड़ में जाओ। पलवैशा में ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? वो मेरी नागवारी खातिर में नहीं लाई थी। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अपने मुल्क के पुरकशिश, खूबसूरत और अपने हम मजहब जवान पसंद नहीं आ रहे? ये तुम अच्छी तरह जानते हो और तुम्हारे इस सवाल से मुझे इल्म भी हो गया है जो तुम बावर करवाना चाहते हो। क्या यही कि वो मुझसे खूबसूरत है और तुम्हें ज्यादा प्यारी है? यानी तुम खामख्वाह बात को बिगाड़ रही हो। पलवैशा के होते हुए भी मुझे मजहब दूसरी शादी की इजाजत देता है, लेकिन यकीन करो तुम बचपन से जिस माहौल में पली बड़ी हो उसे छोड़ना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। ये मोहब्बत का भूत उतरने में महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। वो मुस्कुराई। अच्छा यार छोड़ो, खामख्वाह सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। सफाइयाँ नहीं दे रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। क्या मैं वाकई तुम्हें प्यारी लगती हूँ? हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया और इस बात पर तुम्हें भी यकीन है, उसने कहा। और पलवैशा वो भी? सच कहूँ तो पलवैशा मुझे बहुत प्यारी लगी है, उसने इंकिशाफ किया। वो बहुत मजलूम है और उससे भी ज्यादा हिम्मत वाली है। उसने इश्तियाक से पूछा, वैसे मेरे बारे क्या कह रही थी? मैंने कहकर लगाया, कुछ ऐसा नहीं कहा जो बताया जाए। वो मुंह बनाते हुए बोली, जानती हूँ उस खूनखार बिल्ली को। न जाने क्यों मुझे उसके लहजे की गहराई में शफकत झलकती नजर आ रही थी। अच्छा, मुझे कुछ रकम की जरूरत है, थोड़ी खरीदारी करना है। इस वक्त तो 2-3 हज़ार डॉलर ही होंगे जेब में, अगर ज्यादा चाहिए तो मंगवा लेती हूँ। मैंने बेतकल्फी से कहा 2000 काफी है। वो ममनूनियत से बोली, तुम्हारा रकम मांगना मुझे अच्छा लगा। हम काफी देर गपशप करते रहे, फिर उससे इजाजत लेकर मैं वहां से निकल आया। अलविदा होते वक्त वो काफी उदास हो गई थी, लेकिन बिछड़ना तो आखिर था। अपनी आदत पर अमल करते हुए उसने मुझे खुदा हाफिज कहा और मैं वहां से बाहर निकल आया। अपनी बेगुनाही के सबूत मैंने हासिल कर लिए थे। वापसी का इरादा करने के साथ मेरे दिल में कुछ खरीदारी का ख्याल आया, क्योंकि मैं गुलगारे, रनड़ा और समर खान वगैरह के लिए कुछ तोहफे लेना चाहता था। घंटा डेढ़ खरीदारी में लगा। मैं वापस शहीद खान के मकान पर पहुंच गया। वहां अहमद, उसकी बीवी और मेज़ान से आखिरी मुलाकात करके मैं ड्राइवर के साथ वापस चल पड़ा। अब्दुल हक और बिस्मिल्लाह जान को मैं कामयाबी की खबर सुना चुका था। उन्होंने कॉल ही पर मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद दी। गोया अब वापस जाओगे? रात को लेटते वक्त अब्दुल हक मुझे मुखातिब हुआ। हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। और पलवैशा बेटी के बारे क्या सोचा है? एकदम मुझे ख्याल आया कि सबूत मिलने की खुशी में मैंने अपनी जाने हयात को तो भुला ही दिया था, जो मेरे लिए न जाने कहाँ ख्वार होती फिर रही थी। मैंने साफ गोई से एतराफ़ किया, मेरे जहन ही से ये अहम काम निकल गया था। चलो आप बता दो क्या प्रोग्राम है? मैं फौरन बोला, पलवैशा को ढूंढ कर वापस जाऊंगा। एक सौदा करोगे? कैसा सौदा? मैंने हैरानी से पूछा। पलवैशा बेटी को ढूंढने का काम मैं अपने जिम्मा लेता हूँ। मेरा मतलब ये काम मैं चंद मुजाहिदीन के जिम्मा लगाता हूँ। आप मेरा एक काम कर दें। कौन सा काम? निक स्टीवर्ट नामी निशानाबाज हमारा काफ़ी नुकसान कर चुका है। मेरा ख्याल है पहले भी काफ़ी देर हो गई है। पलवैशा जब तक मिल नहीं चाहती मुझे यकसोई हासिल नहीं होगी। ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ गर्देश चलें। मैं वजीरिस्तान में राब्ता करके किसी कमांडर के जिम्मा पलवैशा की तलाश का काम लगाता हूँ। आपके मुताबिक आखिरी बार वो कमांडर नसरुल्लाह खोजल खेल से मिले थे, उसके बाद कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं है। अब मेरे ख्याल में उनकी तलाश का काम वहीं शुरू करना पड़ेगा और इस जमन में काफ़ी आदमी इस्तेमाल होंगे, तो बेहतर यही है कि आप मेरी बात मान लें। मैंने मानी के लहजे में पूछा, गोया मेरे इनकार करने पर आप पलवैशा की तलाश में मेरी मदद नहीं करेंगे? वो फौरन बोला, ऐसा मैंने कब कहा है? आप पलवैशा की तलाश का काम पहले भी तो शुरू करा सकते थे। मैं शाकी हुआ। हाँ, आपकी तरह मुझे भी उम्मीद थी कि वो जल्द या देर मिल जाएगी, मगर ये नहीं सोचा था कि आपका काम खत्म होने के बाद भी उसकी कोई सुनगुन नहीं मिलेगी। और सबसे बढ़कर आपने भी तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी। उसकी बात सही थी। पलवैशा के ज़मन में मुझसे थोड़ी सी बेपरवाही हो गई थी। मुझे किसी न किसी को उसकी तलाश में शुरू दिन से लगा देना चाहिए था। उसके साथ ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, किसको लगाता? मुजाहिदीन मेरे ज़रख़रीद या मुलाजिम नहीं थे कि जहाज छोड़कर मेरी बीवी को तलाश करते फिरते। पाकिस्तान आर्मी से मैं यूं भी भागता फिर रहा था। जो दोस्त किसी काबिल था वो पहले से मेरे काम के सिलसिले में मसरूफ़ था। उसके अलावा मैं क्या कर सकता था?
मुझे खामोश पाकर वो दोबारा बोला, अगर इसके अलावा कोई हल सूझता तो हम आपको बिल्कुल तकलीफ न देते। यकीन मानो उस खबीज की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अब तो लगता है हमें गर्देज कैंप को खैरबाद कहना पड़ेगा और गर्देज कैंप के बाद वो किसी और जगह को ताड़ लेगा। आपके शागिर्द भी उसे रोकने में नाकाम हो चुके हैं। सगीर और असलम पहले शहीद हो गए थे। एक हफ्ता पहले मुबीन और एहसान भी बाकी नहीं रहे। वो चारों मेरे शागिर्द थे। गो उन्होंने सिर्फ निशाना बाजी के मुतल्लिक ही थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन मेरे साथ उन्होंने जो 3 हफ्ते गुजारे थे वो वक्त एक याद की सूरत मेरी यादाश्त में महफूज था। वो निक स्टीवर्ट को हलाक करने की कोशिश में खुद शहीद हो चुके थे। एक मजे हुए स्नाइपर का मुकाबला करना उनके बस से बाहर था। निक स्टीवर्ट की जेनिफर भी काफ़ी तारीफ कर चुकी थी। उसका साफ मतलब यही था कि वो एक खतरनाक स्नाइपर था और ऐसे शख्स के मुकाबला आने का मतलब खुद को शदीद खतरे में डालना था, क्योंकि वो इस इलाके में काफ़ी अरसे से सरगर्म था। गोया गर्देज इलाका उसके लिए होम ग्राउंड की हैसियत रखता था। अपनी मर्जी के मैदान का इंतखाब करके मुझे किसी मुश्किल से दो चार करना उसके लिए दुश्वार न होता। इस सब के बावजूद भी मुझे जान से ज्यादा पलवैशा की फिक्र खाई जा रही थी। किस सोच में गुम हो गए। मुझे खामोश पाकर वो मुस्तफसर हुआ, अब्दुल हक भाई, आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। जरूरी नहीं कि एक स्नाइपर के मुकाबले में आप स्नाइपर ही कुलाएं, इसके खिलाफ कोई और मंसूबा भी तो बनाया जा सकता है। ऐसा बहुत पहले सोचकर उस पर अमल करने के बावजूद हम नाकामी का सामना कर चुके हैं। मैंने हथियार डालते हुए कहा, पलवैशा की तलाश के लिए राब्ता कर लो, उसके अलावा मेरी बेगुनाही के सबूत भी एक खास आदमी तक पहुंचा दो। SS जिंदाबाद। अब्दुल हक ने खुश दिली से नारा बुलंद किया था। दूसरे दिन हम बिस्मिल्लाह जान और उसके साथियों से अलविदा हो रहे थे। कमांडर बिस्मिल्लाह ने मुझसे मुआनका करते हुए कहा, जीशान भाई, आपकी याद आएगी, आपकी मोहब्बत है कमांडर, यकीनन आपकी मदद के बगैर मैं ये सब कुछ न कर सकता। हमने आपके लिए इतना नहीं किया जितना आपने हमारे लिए किया है। मैं हंसा, चलो हिसाब बराबर हो गया। वहां से कुछ रास्ता गाड़ी में बैठ कर गए और फिर पैदल रवाना हुए। हमारी मंजिल बख्तिका का ठिकाना थी। गो हम गर्देज तक गाड़ी में जा सकते थे, मगर मेरे पास जो सबूत मौजूद थे उनकी हिफाजत के लिए गाड़ी के बजाय हमने पैदल रास्ते को तरजीह दी थी। रास्ते में कोई खास वाकया नहीं हुआ था और हम खैरियत से उस खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए। कमांडर इस्लाम हमें पुरतपाक अंदाज में मिला। यकीनन आप कामयाब लौटे हैं, उसने छूटते ही पूछा। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अफराद से मुसाफा करके हम बैठ गए। कमांडर अब्दुल हक मुख्तसर लफ्जों में कारगुजारी सुनाने लगा। उसकी बात के इख्तिताम पर कमांडर इस्लाम तस्दीकी अंदाज में मुझे मुखातिब हुआ, गोया अब वापसी का इरादा है। नहीं, मेरी बजाय कमांडर अब्दुल हक ने जवाब दिया, अभी तक जीशान भाई का एक काम रहता है। इस्लाम ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाया। यकीनन जीशान भाई ने अपनी बेगम साहिबा को ढूंढना होगा। नहीं, अब्दुल हक ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया। पलवैशा बेटी को ढूंढने के लिए आप जा रहे हैं और इसकी शुरुआत आप करेंगे उस्ताद मोहतरम नसरुल्लाह खान खुजल खेल से मिलकर। मैं समझा नहीं। इस्लाम सचमुच हैरान रह गया था। जीशान भाई से एक मुआहदा हो गया है, ये हमारे लिए निक स्टीवर्ट का शिकार करेंगे और हम पलवैशा बेटी को ढूंढेंगे। ये हुई ना बात। इस्लाम खुशी से उछल पड़ा था। इसी दौरान रात के खाने का वक्त हो गया था। खाना खाकर हमने इशा की नमाज पढ़ी। थके होने के बावजूद हम काफ़ी देर बैठे गपशप करते रहे। कमांडर अब्दुल हक ने इस्लाम को तफसील से पलवैशा के ढूंढने की तरतीब बता दी थी, लेकिन इससे पहले उसे औरंगजेब साहब को मिलकर मेरी बेगुनाही के सबूत उनके हवाले करना थे। औरंगजेब साहब का मोबाइल फ़ोन नंबर मैंने उसे दे दिया था। कमांडर इस्लाम को मैंने एक USB भी दी थी जो उसे औरंगजेब साहब के हवाले करना थी। एक USB मैंने अपने पास रख ली थी, जबकि लैपटॉप मैंने उस ठिकाने पर रखवा दिया था। सबूतों को गुम करने का मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। अगली सुबह कमांडर इस्लाम एक साथी हमरा रवाना हो गया। शमरेज चचा और उनके घर वालों के लिए मैंने काफ़ी तोहफ़े खरीदे थे। वो तमाम सामान मैंने उसके हवाले कर दिया था। कमांडर इस्लाम ने मानी के लहजे में कहा, मतलब चचा शमरेज खान आपको भूला नहीं है। मैंने फलसफियाना लहजे में जवाब दिया, ऐसे लोग भुलाए जाने के काबिल नहीं होते। सही कहा। उसने ताइदी अंदाज में सर हिलाया और अलविदाई मुआनका करके फी अमान अल्लाह कहते हुए रुखसत हो गया। कमांडर अब्दुल हक ने रात ही को एक नज़दीकी ठिकाने से 2-3 आदमी मंगवा लिए थे जो दोपहर तक हमारे पास पहुंच गए थे। हमने वो दिन भी वहीं गुजारा था। दूसरे दिन हम दोनों गर्देज रवाना हो गए। कमांडर अब्दुल हक बहुत जोश में था। निक स्टीवर्ट ने काफ़ी मुजाहिदों को शहीद किया था और अब वो बदला लेने के लिए बेचैन था। मुझे जानने वाले मेरी निशानाबाजी पर अंधा एतमाद करते थे। उनके नज़दीक मैं एक हीरो की तरह था, जबकि बजाते खुद मेरे दिल में ये खौफ जागज़ी रहता था कि आया मैं लोगों की तौक़ात पर पूरा भी उतर पाऊंगा या नहीं। अमूमी तौर पर लोग जिस आदमी के लिए खुश एतकाद होते हैं उसके बारे बहुत सी बातें खुद से तय कर लेते हैं और उसके खिलाफ बात सुनना तो दरकिनार सोचना भी गवारा नहीं करते। मेरी निशानाबाजी भी कुछ लोगों के लिए यही सूरत इख्तियार कर गई थी। कुछ सलाहियत और कुछ मुबालगा आराई ने मुझे इस बुलंदी पर उठा दिया था कि जिसका मैं खुद को अहल नहीं समझता था। हम दोनों वहाँ से मरनागर रवाना हुए। वहाँ से होते हुए हम सारूबी और अरगोन के रास्ते गर्देज पहुँच गए।
ये अफगानिस्तान के सूबे बक्तिका का दारुल हुकूमत है। मुजाहिदीन का ठिकाना शहर से काफी हटकर पहाड़ों के बीचों बीच था। रास्ते में हमारे 2 दिन मजीद जाया हो गए थे। वहां हम रात को पहुंचे थे। दिन के वक्त उन पहाड़ी सिलसिलों में हरकत करना काफी दुश्वार गुजार हो गया था। निक स्टीवर्ट ने मुजाहिदीन की दिन की नकलो हरकत को महदूद कर दिया था। न जाने किस जगह पर छुपे हुए वो अपनी दूर मार राइफलों के जरिए उन पहाड़ों में घूमने वाले अफराद को निशाना बनाता था। इस जमन में उसने काफी ऐसे अफराद को भी निशाना बना दिया था जिसका जंग से दूर दूर का वास्ता नहीं था। मर्द तो गुजा वो औरतों को भी माफ करने पर तैयार नहीं होता था। यूं भी अमेरिकियों के लिए तीसरी दुनिया की अवाम इंसानियत क्या जानवरों का दर्जा भी नहीं रखती। अब उसी निक स्टीवर्ट और उसकी साथी लोरा ब्राउन के साथ मेरा टाकरा होने वाला था। न जाने ये मुकाबला क्या रंग लाता। गर्देज कैंप भी दूसरे ठिकानों की तरह गारों के मजमूए पर मुश्तमिल था और वो गार जिन पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद था वो पहाड़ी सिलसिले काफी दूर तक फैले हुए हैं। वहाँ एक बुलंद पहाड़ी पर निक स्टीवर्ट और उसकी साथी लोरा ब्राउन ने डेरा डाल रखा था। उस पहाड़ी की 3 इस्त्राफ में बिल्कुल सीधी ढलानें थीं जिन्हें नक्शा भीने में हम एस्कार्पमेंट पढ़ते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद था जहां पर सख्त पहरा था। निक स्टीवर्ट उस पहाड़ी की बुलंदी से काफी दूर दूर तक निशाना बना लेता था। वैसे वो मुस्तकिल वहां नहीं रहता था। कभी कभार वो नीचे उतर कर भी अपना शिकार ढूंढना शुरू कर देता था। मुजाहिदीन ने उसे मारने के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया था लेकिन कामयाबी से हनूज दूर थे और अब मेरी शक्ल में वो एक नई कोशिश कर रहे थे। इस बार वो काफी मुतमईन थे। अलबत्ता मुझे मालूम नहीं था कि उस टाकरे का क्या अंजाम होने वाला है। इस मर्तबा मेरे मुखालिफ एक ऐसा स्नाइपर मौजूद था जिसकी निशानाबाजी की उसके दुश्मन भी तारीफ कर रहे थे। मेरी तरह वो भी सर ही में गोली मारता था। जिस पहाड़ी पर वो मौजूद था वहां मुस्तकिल ठिकाना बनाकर रहना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहां गार वगैरह मौजूद नहीं थे। अलबत्ता अमेरिकन आर्मी के लिए ऐसी पहाड़ी पर रहाइश की सहूलत मुहैया करना कोई मुश्किल नहीं था। मुजाहिदीन भी वहां मोर्चे वगैरह बनाकर रह सकते थे लेकिन वो मोर्चे बिल्कुल खुले में होते और अमेरिकन उन्हें आसानी से हेलीकॉप्टर से निशाना बना सकते थे। उसी वजह से उन्होंने कभी उस पहाड़ी पर रहाइश इख्तियार करने की कोशिश नहीं की थी। ये सारी तफसील मुझे गर्देज कैंप के कमांडर जिला खान से मिली थी। अगली सुबह मैंने पहला काम तो ये किया कि उनके पास मौजूद स्नाइपर राइफलों का जायजा लिया ताकि अपने लिए हथियार का चुनाव कर सकूं। किसी भी लड़ाई का हिस्सा बनते वक्त सबसे ज्यादा अहमियत हथियार की होती है और स्नाइपर की जंग में तो हथियार का दर्जा आम लड़ाई से कुछ ज्यादा ही है। उनके पास 3 हैवी स्नाइपर यानी रेंज मास्टर, 2 टेक्नोव, 1 स्टाइल स्नाइपर और 1 गुलेल मौजूद थी। उनमें सबसे बेहतरीन रेंज मास्टर थी क्योंकि उसकी कारकर्दगी रेंज बाकी स्नाइपर राइफलों से ज्यादा थी। उसके अलावा मैंने उस पर बहुत ज्यादा मशक भी कर ली थी। मैंने तीनों रेंज मास्टर्स का मुआयना किया और उनमें से एक राइफल अपने लिए मुंतखब कर ली। घंटा डेढ़ मैंने राइफल की सिफरिंग की और फिर राइफल की सफाई करने लगा। यहाँ एक बात सामीन के गोश गुजार कर दूं, एक अच्छा स्नाइपर एक ही गोली से राइफल को जांच लेता है कि वो निशाना साधने के मकाम से कितना दाएं बाएं या ऊपर नीचे मार रही है और अपने अंदाजे से वो इसी राइफल से दूसरी गोली चलाकर हदफ को निशाना भी बना सकता है। लेकिन ऐसा करना आर्जी तौर पर तो काबिल कबूल है, मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं। जब स्नाइपर ने एक राइफल को मुसलसल जेर इस्तेमाल रखना हो तब वो उसको सिफर जरूर करता है और उसके लिए स्नाइपर को कम अज कम राइफल से 5 गोलियां फायर करना पड़ती हैं और सिफर करने के बाद ही एक स्नाइपर अपने हथियार पर एतमाद कर सकता है। दिन का बाकिया हिस्सा मैंने इलाके से वाकफियत हासिल करने और मुख्तलिफ लोगों को पेश आने वाले हादसात की तफसील सुनने में गुजारा। निक स्टीवर्ट ने अपने ठिकाने से 2 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर भी चंद आदमियों को कामयाबी से निशाना बनाया था। यकीनन उसने बुलंदी का फायदा उठाकर अप हिल डाउन हिल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आदाब को निशाना बनाया था और यह बात जाहिर करती थी कि वो एक मंजा हुआ स्नाइपर था। मेरे बारे में जानने वाले यही कहते थे, न मालूम अब हम दोनों में से किसको कामयाबी मिलने वाली थी। ये ऐसी जंग थी जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। उसे इस लिहाज से भी फोकियत हासिल थी कि उसका कोई मखसूस हदफ नहीं था। मार के इलाके में वो जो हरकत देखता अपना काम कर गुजरता। उसके बरक्स मुझे सिर्फ उसी को निशाना बनाना था। अगली सुबह तुलूए आफ्ताब से पहले ही मैं जिला खान के एक आदमी के साथ मखसूस ठिकाने से बाहर निकल आया था। मेरा इरादा किसी ऐसी पहाड़ी पर डेरा डालने का था जहां से मैं निक स्टीवर्ट की रोजमर्रा पर नजर रख सकता। सबसे बड़ा मसला उसकी पहचान का था, उसके बाद ही मैं उसे निशाना बना पाता। गुज़िश्ता दिन ही मैंने जिला खान के आदमी अकरम को तफसील से चलने के तरीकाकार के मुतल्लिक बता दिया था। चलते हुए आड़ का इस्तेमाल कैसे करना है, दरख्तों के तनों और झाड़ियों से किस तरह फायदा उठाना है, पसे मंजर से कैसे बचना है वगैरह वगैरह। वो एक तरबियत याफ्ता मुजाहिद था, इसलिए उसके दिमाग में मेरी बातें अच्छी तरह आ गई थीं। मैं निक स्टीवर्ट के ठिकाने के ज्यादा से ज्यादा करीब जाकर जायजा लेना चाहता था। अपनी जगह से चलने से पहले मैंने उसके ठिकाने के दाएं बाएं मौजूद पहाड़ियों का दूरबीन की मदद से गहरी नजरों से जायजा लिया था और फिर एक मखसूस पहाड़ी का चुनाव करके मैंने अकरम को अपनी मंजिल से आगाह कर दिया था।
हम नाले में उतरकर मतलूबा समत को चल दिए। नाले में उतरकर हम दूर के दिखाव से महफूज हो गए थे, इसलिए हमारी रफ्तार भी तेज रही और हम दरख्तों या पथरीली चट्टानों की आड़ वगैरह लेने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी थी। नाले के अंदर जहां तक महफूज जा सकते थे हम इत्मीनान से गपशप करते हुए चलते रहे। अकरम का ताल्लुक बन्नू से था और वो पिछले कई सालों से अफगान जहाद में शामिल था। मैं उसे स्नाइपर से बचने के लिए जरूरी एहतियातों के बारे बताता रहा। इस दौरान उसने काफी सवाल भी पूछे थे। वो मुझसे काफी मुतासर दिखाई देता था। बातों बातों में कहने लगा, सच कहूँ ज़ीशान भाई, आपकी आमद से पहले आपके बारे बहुत कुछ सुन रखा था और मेरी ख्वाहिश थी कि कभी अपनी आंखों के सामने आपको फायर करते देखूं। मैंने हंसते हुए कहा, कल राइफल को सिफर करते वक्त मैंने काफी गोलियां फायर की थी। उम्मीद है आपकी तमन्ना पूरी हो गई होगी। वो जल्दी से बोला, नहीं, वो तो आप पत्थरों को निशाना बना रहे थे और मेरी ख्वाहिश है कि दुश्मन के सर में आपकी गोली को लगता देखूं और उसी वजह से मैं बड़ी कोशिश से आपके साथ आ पाया हूँ। उसकी बात पर मैंने हल्की सी हंसी उछाली। लोगों की निगाहों का मरकज बनना एक खुशकुन बात होती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि बाज़ औक़ात लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरना नहायत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी कारनामा सर अंजाम देने के लिए किस्मत का शामिल हाल होना जरूरी होता है और मुकद्दर किस वक्त दगा कर जाए ये कोई नहीं जानता। हम ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां से आगे चढ़ाई थी और उस जगह पर हम निक स्टीवर्ट के ठिकाने से देखे जा सकते थे। वो जरूरी नहीं था कि उस वक्त वो अपने ठिकाने ही पर होता, उसका किसी दूसरी पहाड़ी की चोटी पर मौजूद होना भी मुमकिन था। ये भी हो सकता था कि उस वक्त वो नींद के मजे ले रहा हो। उसके अलावा भी कई एहतमाल हो सकते थे और एक स्नाइपर को मैदान जंग में सारे इम्कानात को मद्देनजर रखकर हरकत करना पड़ती है। ऊपर की जानिब हरकत करते हुए मैंने दरख्तों, झाड़ियों और पत्थरों की आड़ का इस्तेमाल खुद भी किया और अकरम को भी बार बार मोहतात रहने का मशवरा देता रहा। ऊपर पहुंचकर हमें मतलूबा पहाड़ी बिल्कुल करीब नजर आने लगी, जहां पहुंचकर मैंने निक स्टीवर्ट के ठिकाने की निगरानी करना थी, लेकिन इतने करीब नजर आने के बावजूद अभी तक एक नाला दरमियान में हायल था, इसलिए वो थोड़ी सी दूरी खत्म करना भी हमें काफी दुश्वार लगा था। दूसरी तरफ के नाले में उतरकर हम ऊपर पहुंच गए। वो नाला हमारा 2 घंटे से ज्यादा वक्त जाया कर गया था और इतना वक्त एहतियात से हरकत करने की वजह से लगा था। बुलंदी पर पहुंचकर भी हमने निक स्टीवर्ट वाली पहाड़ी से काफी नीचे थे। वहां इस वक्त मोर्चा वगैरह बनाना तो मुमकिन नहीं था, अलबत्ता आड़ में रहकर मैंने अपने जिस्म, राइफल और अकरम को झाड़ियों की सबस्टेनियों से छुपाना जरूरी समझा था। एक दरमियानी पत्थर के पीछे लेटकर मैंने राइफल को 2 पाई पर लगा दिया। उसके बाद फासला नापने वाले आले से मतलूबा पहाड़ी का दरमियानी फासला नापने लगा और टेलीस्कोप साइड पर रेंज लगा दी। अकरम खामोशी से मेरी कार्रवाई देखता रहा। अकरम, याद रखना, किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल में आड़ छोड़ने की गलती ना करना। अब हम खतरे की हदूद में मौजूद हैं और आड़ से बाहर रहने वाला अजू तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। वो खुद दिली से बोला, बेफिक्र रहे ज़ीशान भाई, मैं मोहतात हूँ। रेंज मास्टर पर लगने वाली ल्यूपोल्ड टेलीस्कोप साइट कारकर्दगी के लिहाज से एक उम्दा साइट है। आम आंख की निस्बत 25 गुना ज्यादा दिखाने की खासियत रखती है। मैंने साइड के सामने वाला और अकबी कवर हटाए और सामने वाले इलाके का जायजा लेने लगा। अभी तक मैंने राइफल को काक नहीं किया था। जिस पत्थर के पीछे हम लेटे थे वहां से हम लेट कर ही दुश्मन की नजर और फायर से बच सकते थे। अकरम ने पूछा, मेरा क्या काम होगा? तुम्हारा काम दाएं बाएं का जायजा लेकर किसी भी हल्की सी हरकत के बारे मुझे मुतल्ला करना है, मैगजीन को लोड करना वगैरह वगैरह। उसने इश्तियाक भर लहजे में कहा, वगैरह का मतलब है इसके अलावा भी कोई काम है। स्नाइपर के साथ जो दूसरा आदमी होता है उसके बहुत सारे काम होते हैं मगर वो तुम नहीं कर सकोगे। मसलन यकीनन उसे स्नाइपिंग के मुतल्लक ज्यादा से ज्यादा जानने का शौक था। हवा की रफ्तार नापना और तेज या दरमियानी हवा की सूरत में हिसाब लगाकर डिफ्लेक्शन मालूम करके लगाना, फासला नापना, रेंज लगाना, फायर होने वाले गोली को जांचना भी तुम्हारी जिम्मेदारी में शामिल आता है। मगर फिलहाल तुम्हें इन कामों के बारे मालूम नहीं है, इसलिए कोई बेहतियाती किए बगैर पड़े रहो। अजमालन उसकी जिम्मेदारियां दोहराते हुए मैंने एक बार फिर उसे मोहतात रहने की ताकीद कर दी और उसकी ठीक है सुनते ही मैंने साइड से इलाके का जायजा लेना शुरू कर दिया। अचानक मुझे हल्की सी चमक दिखाई दी। ये चमक निक स्टीवर्ट के ठिकाने वाली पहाड़ी के बाएं जानब मौजूद निस्बतन हमवार और हमारी तरफ मौजूद ढलान से आई थी। मैंने फोकसिंग नाप को घुमाकर मंजर को मजीद वाजे किया। इस जगह का फासला हमसे 1.5 किलोमीटर होगा। सब्जे के ढेर ने मुझे मजीद चौंका दिया था। मैंने फौरन राइफल काक करके मतलूबा रेंज लगाई और उसके बाद मैं शीशे की चमक पर शस्त्र लेने ही लगा था कि अचानक मुझे शोला दिखाई दिया। यकीनन फायर किया गया था। सेकंड के चौथाई हिस्से में मैंने खुद को नीचे गिराया और उसी वक्त गोली टेलीस्कोप साइट के अगले अदसे को तोड़ती हुई आई ग्लास से गुजर गई और साथ ही गोली चलने का हल्का सा धमाका सुनाई दिया। गोली की रफ्तार आवाज से तेज होती है। अगर मुझे आई ग्लास से आंख हटाने में आधे सेकंड की भी देर हो जाती तो स्नाइपर राइफल की ताकतवर गोली मेरी आधी खोपड़ी उड़ा कर ले जाती। निशान भाई, आप ठीक तो हैं? अकरम घबराते हुए उठकर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसे लगा था कि शायद गोली मुझे लग गई है। लेट जाओ
बेवकूफ, मैं उसी तरह ऊंधे मुंह लेटे लेटे चिल्लाया, मगर मेरा चीखना बेकार गया था। वो गोली से तेज हरकत नहीं कर पाया था। एक तेज कराह के साथ वो नीचे गिरा और हाथ झटकने लगा। सर में लगने वाली गोली जल्द ही उसे ख्वाहिशात की दुनिया से बहुत दूर ले गई थी। मेरे बार बार मुतात रहने की नसीहत बेअसर गई थी। मैंने वहीं लेटे लेटे गर्दन को मोड़कर उसका जायजा लिया, लेकिन वो हर किस्म की मदद से बेनियाज हो चुका था। उसके साथ ही मैं खुद भी फंस गया था। एक स्नाइपर अपने काम के मामले में बहुत साबित कदम होता है। वो इतनी जल्दी अपने हदफ का पीछा नहीं छोड़ता। अगर वो अपने शिकार को मुर्दा भी समझ ले, तब भी वो मुंतजिर रहता है कि शायद लाश के उठाने के लिए कोई वहां आ जाए और उसे एक नया हदफ मिल जाए। अगर मैं लेटे लेटे भी पीछे की तरफ सरकता, फिर भी पत्थर से जरा दूर हटते ही मेरा जिस्म नजर आना शुरू हो जाता था। और फिर एक माहिर निशानाबाज के लिए मुझे निशाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक दफा मैंने भी कबीर खान के कमांडर रोशन खान को इसी तरह पत्थर के अक्म में घेरा था और आज मैं खुद घेरे में आया हुआ था। दोपहर 1 बजे का वक्त था और मुझे पक्का यकीन था कि रोशनी खत्म होने तक तो निक स्टीवर्ट ने वहां से शस्त्र नहीं हटाना थी, क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होता तो ऐसा ही करता। मगर यूं अपने दुश्मन से दुबक कर मुसलसल वहां पड़े रहना मेरे लिए नहायत जिल्लत आमेज था। एक स्नाइपर होने के नाते मुझे मुखालिफ स्नाइपर के हरबों का तोड़ आना चाहिए था। उसके सामने 4-5 घंटे मुसलसल दुबके रहने से बेहतर था मैं गोली खा लेता। अपने गुस्से को पसे पुष्ट डालकर मैंने ठंडे दिमाग से उस हालत से निकलने की तरकीब सोची और उस पर अमल करने के लिए मैंने हाथ बढ़ाकर अकरम की कलाशनकोव से मैगजीन उतारी और उसके सर पर बंदी चादर खोलकर मैगजीन पर लपेटने लगा। चादर को मैंने इस तरह लपेटा था जैसे इंसान की खोपड़ी होती है। चादर लपेटे मैगजीन को मैंने बिल्कुल धीरे से यूं बुलंद किया जैसे कोई आदमी सर उठाकर आगे का जायजा लेना चाहता हूँ। मैगजीन के चादर लपेटे हुए गोल हिस्से की आड़ से बाहर आने की देर थी कि एकदम मेरे हाथ को झटका लगा और मैगजीन उड़कर दूर जा गिरी। उसके साथ ही मैंने अक्ब की तरफ मौजूद ढलान की तरफ जकन भरी और दूसरी छलांग के साथ मैं ढलान की पनाह गाह हासिल कर चुका था। एक स्नाइपर होने की वजह से मैं जानता था कि निक को फायर करने के लिए राइफल दोबारा काक करना होगी। उसके बाद दोबारा शस्त्र कायम करते हुए 2-2.5 सेकंड लग जाना थे और इतनी मोहलत मेरे लिए काफी थी। यहाँ सामीन के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि कुछ स्नाइपर राइफल ऑटोमेटिक भी होती हैं और मुमकिन था कि उस वक्त निक स्टीवर्ट के पास कोई ऐसी ही राइफल होती। ऐसी सूरत में मेरा मारा जाना यकीनी था, तो मुझे कम अज कम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। जिन सामीन के दिमाग में ये सवाल उठा, यकीनन वो छोटी से छोटी जुज़वियात को नजरअंदाज न करने वाले सामीन होंगे। बहरहाल उनके सवाल का मैं पूछे बगैर ही जवाब दे देता हूँ। स्नाइपिंग में इस्तेमाल होने वाली तमाम ऑटोमेटिक राइफल का ज्यादा से ज्यादा रेंज 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक होता है। इससे ज्यादा इलाके तक मार करने वाली यानी हैवी स्नाइपर राइफल ऑटोमेटिक नहीं होती, क्योंकि इतनी बड़ी राइफल को अगर ऑटोमेटिक बनाया जाए तो यकीनन वो फायर करने वाले आदमी के कंधे को तोड़ देगी। और उस वक्त निक स्टीवर्ट 1.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। यकीनन वो हैवी स्नाइपर राइफल ही इस्तेमाल कर रहा था। ढलान की आड़ में लेटकर मैं अंधेरा छाने का इंतजार करने लगा, क्योंकि अब अपने साथी की लाश और अपने हथियारों को फेंक कर भाग जाना मुझे किसी सूरत जेब नहीं देता था। अकरम की कलाशनकोव और मेरी रेंज मास्टर पत्थर के पीछे ही पड़ी रह गई थी। उन तक रसाई अंधेरा होने के बाद ही मुमकिन थी। यूं ही लेटे लेटे मेरा दिल दुख और नाउमीदी से भर गया। निक स्टीवर्ट मुझसे कई गुना बेहतर साबित हुआ था। वो उस वक्त जनूब मगरब की जानिब और मैं इससे शुमाल मशरिक की जानिब मौजूद था। सूरज उसके दाएं हाथ और मेरे बाएं जानिब चमक रहा था। इस तरह के हमारी टेलीस्कोप साइटों के सामने वाले अदसे पर सूरज की रोशनी यकसां पड़ रही थी। जिस तरह मुझे उसकी टेलीस्कोप साइट के अदसे की चमक नजर आ गई थी, इसी तरह उसने भी मेरे अदसे ही की चमक से मुझे निशाना बनाने की कोशिश की थी। और उसे मेरी खुशनसीबी ही कहा जा सकता है कि उसके ट्रैगर दबाते वक्त मैं उसकी जानिब मुतवज्जा था और फायर से होने वाले शोले को देखकर हिफाजती इकदाम कर गुजरा था। उस मायूसी के आलम में मुझे अपने प्यारों की याद बहुत शिद्दत से आने लगी। पगली पलवैचा, जिसके नजदीक दुनिया में मुझसे बेहतर निशानेबाज पैदा ही हो नहीं सकता था। अगर उसे मैं कह देता कि एक निशानेबाज के हाथों में मरते मरते बचा हूं, तो यकीनन वो मेरी जान को आ जाती। मुझे झूठा, फराडी और जाने क्या क्या कहती। मेरा यार सरदार खान, जिसके होने से मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ जाया करती थी, मेरी पीठ पर थपकी देकर लाजमन यही कहता, राजा साहब, इस फरंगी बेचारे को क्या पता कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। चल अब बूथे पर हंसी ला और उठ जा। मोहतरम उस्ताद राव तसव्वुर साहब, जिनको गालियां भी दुआएं महसूस हुआ करती, फायर कराते हुए वो गलत फायर करने वाले को अपने मखसूस अंदाज में यूं डांटा करते, ओए बेगैरता, ओए बेशर्मा, बहुत महंगी गोली है जो तुमने हवा में उड़ा दी। अगर तुम में थोड़ी सी भी अकल होती तो ट्रैगर को यूं न दबाते जैसे किसी का गला दबाया जाता है। यकीनन इस मौका पर उन्होंने मुझे यही कहना था कि लड़के, जब तुम्हें मालूम है कि मुखालिफ एक अच्छा स्नाइपर है और टेलीस्कोप साइट के शीशे की चमक दूर से नजर आ जाया करती है, तो तुमने पॉप अप कवर, टेलीस्कोप साइट के शीशे पर चढ़ाने वाला प्लास्टिक का कवर को जरा सा तिरछा करके क्यों न रखा, ताकि उसके साये से शीशे की चमक छुप जाती। खबरदार, दोबारा ऐसी गलती की तो जाओ दोबारा कोशिश करो और गोली जाया न करना।
या फिर उस्ताद उमर दराज जिन्होंने यही कहना था, बेटा अपने कम तर से मुकाबला करना कौन सा मुश्किल है, मजा तो तब है कि खुद से बेहतर का सामना करो और कभी भी खुद को कम तर ख्याल न करना। हो सकता है तुम्हारी हिकमत अमली में कोई गलती हो। अपने तमाम बही ख्वाह और हमदर्द आज मुझसे कोसों मील दूर थे, बस उनकी यादें और मोहब्बतें ही मेरा सहारा थी। कमांडर अब्दुल हक भी एक अच्छा दोस्त था, मगर सरदार जैसे जिगरी का मुतबादल तो नहीं हो सकता था। मैं काफी देर यूं ही लेटा रहा। अचानक मेरे कानों में वायरलेस पर होने वाली बातचीत की आवाज आई। जिसके पास भी वायरलेस सेट मौजूद था उसने आवाज को मुकम्मल खोला हुआ था, तभी तो काफी दूर से वो आवाज मेरे कानों में भी पड़ गई थी। एकदम चुकन्ना होते हुए मैं करीबी झाड़ियों में घुस गया। साथ ही मैंने कमर से बंधे होल्स्टर से बरेटा निकाल लिया। ये कीमती पिस्तौल भी मुझे जिला खान ही से मिला था। वो आदमी ढलान के ऊपर चलते हुए आ रहे थे। लम्हा भर बाद ही मुझे 2 आदमी दिखाई दे गए थे। उनकी हतमी तादाद का मुझे अंदाजा नहीं था। वायरलेस से उठती हुई आवाज मेरे कानों में पहुंच रही थी, मगर बातचीत मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो मेरी नजरों के सामने से गुजरकर आगे बढ़े। उनके अक्ब में एक और मुसल्ला आदमी भी मौजूद था। तीनों बरेटा पिस्तौल की रेंज में थे, मगर जब तक उनकी तादाद का अंदाजा न हो जाता मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। मैं बेहिस हरकत झाड़ी में दुबका रहा। यहाँ पर एक लाश और 2 हथियार पड़े हैं। ओवर। इस मर्तबा मेरे कानों में बोलने वाले की वाज़ेह आवाज आई थी। निक तो 2 लाशों का बता रहा था और तुम जानते हो इस बारे उसका अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ। ओवर। वायरलेस सेट से उबरने वाली आवाज तक भी मेरी समातों की रसाई हो गई थी। शायद दूसरी लाश उनका कोई साथी उठाकर ले गया हो। ओवर। उसने अंदाजा जाहिर किया। नहीं, ये जगह निक की निगरानी में थी। एक शख्स यहाँ से फरार जरूर हुआ है, मगर वो अपने किसी साथी को उठाकर साथ नहीं ले गया। ओवर। यहाँ पर एक मैगजीन के साथ गोल चादर लिपटी हुई है और उसमें गोली पवस्त है। यहाँ से भागने वाले ने यकीनन निक को बेवकूफ बनाया है। ओवर। उसने काफी बारीक बीनी से जायजा लिया था। ख्याल करो कहीं आसपास ही मौजूद ना हो, कहीं छुपा हुआ ना हो। ओवर। फौरन ही उसे एहतियात का मशवरा दिया गया। अगर उसे मरने का शौक हुआ तभी मरजान से पंगा लेगा। ओवर। उसका मुतकबराना अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो खुद को कोई तोप चीज समझता था। उसका डेल डोल और जिसामत भी उसके कहे हुए अल्फाज के मुताबिक ही थी। मोटा ताजा लंबा तड़ंगा देवनुमा इंसान था। लाश को वहीं छोड़ दो और हथियार लेकर आ जाओ। ओवर एंड ऑल। उन्हें आखिरी पैगाम मौसूल हुआ। चलो हथियार उठाओ। उसने अपने साथियों को हथियार उठाने का इशारा किया। उनकी नजरें घूमते हुए चारों तरफ का जायजा ले रही थी। एक दफा उसकी चिढ़ती हुई नजर इस झाड़ी पर भी पड़ी थी जिसमें मैं छुपा हुआ था। उसको दोनों साथी कलाशनकोफों को कंधे से लटका कर वहां बिखरा सामान समेटने लगे। दूरबीन, कंपास, लेजर रेंज फाइंडर, विंड मीटर, फालतू एमुनेशन वगैरह। मेरे लिए वो सुनहरी मौका था कि हथियार सिर्फ एक आदमी के हाथों में था। उसे सर में गोली मारकर मैं बड़ी आसानी से बाकी दोनों को हाथ ऊपर करवा सकता था, लेकिन कमांडर होने के नाते उससे मुझे ज्यादा मालूमात हासिल हो सकती थी। इसलिए उसके सर का निशाना साधने की बजाय मैंने उसके दाएं हाथ को निशाना बनाया जिसमें उसने क्लैशनकोफ पकड़ी हुई थी। ब्रिटा की नाल पर सलेंसर छिड़ा हुआ था, इसलिए गोली चलने की आवाज के बजाय वो मरजान की चीख सुनकर हड़बड़ाए थे। क्लैशनकोफ पर मरजान की गिरफ्त खत्म हुई और क्लैशनकोफ नीचे गिर गई। उसने दूसरे हाथ से अपने मजरूब हाथ को थाम लिया था। उसके साथियों ने हाथ में पकड़ा सामान फेंकते हुए कंधों से लटकी हुई क्लैशनकोफें उतारने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश इतनी ही नाकाम हुई थी जितनी हवाई जहाज से बगैर पैराशूट की छलांग लगाने वाले की उड़ने की कोशिश नाकाम हो जाती है। उनके सर में लगने वाली ब्रेटा की एक गोली काफी थी। उनके तड़पने के नजारे से बेनियाज होकर मैं मरजान की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो अपने बाएं हाथ से नीचे गिरी क्लैशनकोफ उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं झाड़ी से बाहर आता हुआ बोला, अगर बाएं हाथ को जाया कराने का शौक है तो बेशक क्लैशनकोफ उठा सकते हो। मुझे कीना तो उस नजरों से देखते हुए उसने हाथ में पकड़ी क्लैशनकोफ नीचे गिरा दी। हमारे साथी आते ही होंगे, तुम बच नहीं पाओगे। वो मुझे धमकी देते हुए बाज नहीं आया था। तुम अपने बाएं हाथ से एक एक करके तमाम हथियार और बिखरा हुआ सामान नशीब की तरफ ले जाओ। एक पथरीली चट्टान की आड़ में बैठकर मैंने उस पर पिस्तौल तान लिया। गो उनके वहां पहुंचने का मतलब यही था कि निक स्टीवर्ट ने वहां अपनी निगरानी खत्म कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। बेहतर होगा कि मुझे जाने दो। वो मेरे हुक्म पर अमल करने पर आमादा नजर नहीं आ रहा था। मैं इत्मीनान भर लहजे में बोला, मरजान खान, बेहतर तो यही होगा कि तुम दोनों टांगों और बाएं हाथ को सलामत रखते हुए ये काम सर अंजाम दो। अगर एक टांग जख्मी करा के तुम ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो तो यकीनन मुझे एतराज नहीं होगा। इस मर्तबा उसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। थोड़ी देर बाद 4 क्लैशनकोफें, रेंज मास्टर और स्नाइपिंग का दूसरा सामान वो मेरे करीब लाकर ढेर कर चुका था। आड़ में करके मैंने उसकी जामा तलाशी ली और फिर उसकी चादर से पट्टी फाड़कर उसके हाथ पर बांध दी। थोड़ी देर बाद अकरम की लाश को उसके कंधों पर लाद कर मैं उसे अपने आगे चलाकर मखसूस ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। अपनी पीठ पर मैंने रेंज मास्टर का थैला उठाया हुआ था, जबकि क्लैशनकोफ मैंने हाथ में तैयारी हालत में पकड़ी हुई थी। बाकी क्लैशनकोफें मैंने वहीं एक झाड़ी में छुपा दी थी। दोपहर ढलने वाली थी और सूरज डूबने से पहले मैं किसी महफूज जगह तक पहुंच जाना चाहता था। मरजान खान जख्मी हाथ के बावजूद बड़ी आसानी से अकरम की लाश उठाकर चल पड़ा था।
यकीनन वो किसी मुनासिब मौका की तलाश में था जब वो मुझ पर काबू पाने की कोशिश करता, लेकिन उस बेवकूफ को ये पता नहीं था कि इस वक्त वो पाक आर्मी के एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर के कब्जे में था। मैं इस बारे जरा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं एक मखसूस फासला रखकर उसके पीछे चल रहा था, यूं कि ना तो भागकर मुझसे दूर जा सकता था और ना अकरम की लाश को मुझ पर फेंक कर कोई फायदा हासिल कर सकता था। क्लशनकोव की एक स्लिंग अकरम की कमर से बांधकर दूसरी स्लिंग का फंदा बनाकर मैंने उसके गले में डाल दिया था और दोनों स्लिंगों को आपस में जोड़ दिया था। इस तरह अकरम की लाश को फेंककर वो भागने की कतन नहीं सोच सकता था। मेरे हाथ में पकड़े हुए वायरलेस सेट पर उसे पुकारा जाने लगा, मरजान खान तुम कहाँ पहुंचे हो? ओवर। उसे बता दो तुम रास्ते में हो। मरजान के करीब पहुंचकर मैंने उसे रुकने का इशारा करते हुए वायरलेस उसके मुंह के करीब पकड़ लिया। हमें करीबन आधा घंटा मजीद लगेगा। ओवर। उसने बड़ी शराफत से मेरे हुक्म की तामील की थी। ठीक है, एहतियात से आना। ओवर एंड ऑल। उसका साथी मुतमिन होकर खामोश हो गया था। वापसी के सफर में हमें चढ़ाइयों से ज्यादा उतराइयों का सामना रहा, इसलिए मतलूबा फासला हमने बहुत जल्द तय कर लिया था। शाम को अंधेरा गहरा होने से पहले मैं मरजान खान के साथ उस पहाड़ी की बुनियाद में मौजूद था जिसके करीब दरमियान में मुजाहिदीन का ठिकाना था। मुलगजा अंधेरा हर तरफ फैल गया था। मैंने मरजान को गलत हरकत से रोकने के लिए उसके मजीद नजदीक हो गया था। रुको, उसे रुकने का कहकर मैंने सामने जाकर देखा वो फंदे की गिरा खोलने की कोशिश कर रहा था। क्लशनकोव की नाल उसकी ठोड़ी से लगाकर मैंने दूसरे हाथ से गिरा को ठीक करके बांध दिया। इतनी सर्दी के बावजूद उसके चेहरे और गर्दन पर पसीना बह रहा था। रास्ते में मैंने उसे 2-3 मिनट से ज्यादा सस्ताने का मौका नहीं दिया था। चलो, उसे आगे बढ़ने का इशारा करके मैंने टार्च निकाली और मखसूस अंदाज में जलाने बुझाने लगा। फौरन ही रोशनी का इशारा मौसूल हो गया था और फिर तवक्को के मुताबिक 10 मिनट बाद 3-4 मुजाहिद नीचे उतरते हुए हमारे करीब पहुंच गए थे। अपनी शनाख्त बताकर मैंने उन्हें मजीद करीब बुला लिया। एक ने मेरी पीठ से रेंज मास्टर का थैला उतार कर खुद पहन लिया। उसने तशवीश भरे अंदाज में अकरम की बाबत पूछा। मैं दुखी दिल से बोला, अकरम हम में नहीं रहा। ये कौन है? उसने आहिस्ता रवि से आगे बढ़ते मरजान की तरफ इशारा किया। ये दुश्मन है और उसके कंधे पर अकरम की लाश है। मजीद कोई बात की है वो खामोशी से आगे बढ़ गया। ठिकाने पर पहुंचते वायरलेस सेट से मरजान पार्टी को पुकारने की आवाजें आना शुरू हो गई थी। मैंने सेट को ऑफ कर दिया। अकरम की लाश को उसके कंधों से उतार कर ज़ीला खान के आदमियों ने मरजान को हाथ पांव बांध कर एक गार में बंद कर दिया था। खाना खाकर मैं उन्हें कारगुजारी सुना रहा था। अकरम को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए थी। मेरी बात के इख्तिताम पर कमांडर अब्दुल हक ने जुबान खोली। जब वक्त पूरा हो जाए तो फिर कोई एहतियात काम नहीं आती। ज़ीला खान ने अपने ख्याल का इजहार किया था। अब्दुल हक ने पूछा, तो अब क्या इरादा है? गहरा सांस लेकर मैं खामोश हो गया। अब्दुल हक ने 1-2 मिनट मेरे जवाब का इंतजार किया। मुस्तकिल खामोशी पाकर वो मुझे तसल्ली देने लगा। इसमें आपकी गलती नहीं है जीशान भाई, बल्कि आपने तो एक के बदले 2 को मौत के घाट उतारा और 1 को कैदी बनाकर भी ले आए हैं। मैं आराम करना चाहता हूँ। इस मर्तबा भी अब्दुल हक की बात का जवाब दिए बगैर मैं कहवे की खाली प्याली दस्तरखान पर रख कर उठ गया। बिस्तर में घुसते ही मुझे मायूसी और उदासी ने घेरे में ले लिया था। शेर को सवा शेर टकरा जाए तो यही हुआ करता है। मैं अपनी खामियों का जायजा लेने लगा। उस वक्त मुझे किसी अपने की जरूरत बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। अगर पलवैशा मेरे साथ होती तो अब तक मैं अपनी शिकस्त का गम भूल कर नए अज़म की जोत जगा चुका होता, मगर जाने वो कहाँ गई और कहाँ गुम हो गई थी। मेरी हमजात, मेरी मुहाफ़िज़, मेरी साथी, मेरी बीवी, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हर मुश्किल में कूद पड़ने वाली, मेरी रूखी फीकी जिंदगी में खुशियां और सुकून भरने वाली जाने कहाँ गायब थी। अब तो यूं लगने लगा था जैसे उसके साथ बीता वक्त एक सुहाना सपना ही था। उसकी मधुर आवाज़ सुनने को मेरे कान तरस गए थे। उसकी मोहनी सूरत के दीदार के लिए आंखों की प्यास बढ़ गई थी। हाथों की उसके लम्स की चाह थी तो नाक उसकी खुशबू सूंघने को बेताब था। अपनी शिकस्त को भुलाकर मैं उसको सोचता गया और उन्हीं सोचों ने मुझे नींद की वादियों में धकेल दिया जहां अब तक वो मुझसे बिछड़ी नहीं थी। उसके जानदार कह के मेरी समातों को रौनक बख्श रहे थे। उसकी शरारतें मेरे होंठों को हंसने पर मजबूर कर रही थी और उसकी मोहनी सूरत मेरी आंखों की प्यास बुझा रही थी। मुझसे अटकिलियां करते करते वो एकदम संजीदा हो गई और मेरी गोद में सर रखे हुए उसने अपनी रोशन आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ते हुए पूछा, राजू क्या कभी आपने खुद से बेहतर निशानेबाज देखा है? निक स्टीवर्ट मुझसे बेहतर है ना गुड़िया? उसके चेहरे पर झुकते हुए मैंने साफ गोई से इकरार किया। आपको कैसे पता चला? क्या कभी आमना सामना हुआ है? हाँ। मैं उसे गुज़िश्ता रोज होने वाली झड़प की तफसील सुनाने लगा। वो बहस करते हुए बोले, तो उसके पहले गोली चलाने की वजह से वो बेहतर हो गया। हो सकता है उसने आपको पहले देख लिया हो और आपकी नज़र उस पर बाद में पड़ी हो। उसने मेरी टेलीस्कोप साइड के शीशे में गोली मारकर मुझे मार ही दिया था। वो तो किस्मत अच्छी थी जो मैंने बर वक्त सर हटा लिया। वो वसूख से बोली, किस्मत के बारे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ये आपकी महारत ही थी जिसकी वजह से आप उसकी गोली का शिकार होने से बच गए। और अगर आपको एक लम्हे की देर हो गई होती तो यकीनन आप अपना सर पीछे ना हटा पाते।